जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। और ये क्लास है एसएसटी की, सामाजिक विज्ञान की। इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो एसएसटी की नज़र से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीटेट 2023 के लिए। ठीक है, मेरा नाम है पंकज यादव। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर डेसिमल जीएस स्टडी पर जाइए। वहाँ पर ज्योग्राफी की, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, एसएसटी, ठीक है, और पर्यावरण के नाम से पढ़ी हुई है एनसीईआरटी। तो जो एनसीईआरटी है 7th क्लास की, 8th क्लास की और 9th क्लास की, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, ठीक है। और ये वाली क्लास जो है वो हिस्ट्री की है। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी कम से कम 10 क्लास कराई हैं, तो उसको अगर आपने नहीं देखा ज्योग्राफी वाली तो वो देख लीजिए, क्योंकि एसएसटी में तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनको देखिए। वहाँ से आपके एसएसटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये डेसिमल 004, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए डेसिमल 004, ठीक है, आपको ऐसा लोगो मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये या, या फिर ये जो क्यूआर कोड दिया है इसको स्कैन कर लीजिए, ठीक है, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ऐसा लोगो लगा रहेगा वहाँ पर, ठीक है, तो वो वाला चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैनल का नाम पहले डेसिमल था, अभी जो है डेसिमल जीएस स्टडी कर दिया है, ठीक है। तो अगर कन्फ्यूजन है कि डेसिमल क्या था, डेसिमल जीएस स्टडी वही चैनल है, ठीक है, बस नाम चेंज कर दिया है क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, सर्च करने में। चलिए देखिए, और ये जो क्लास है, ठीक है, ये अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ठीक ही है, मतलब बहुत अच्छी है उसके लिए। और वन डे एग्ज़ाम कोई अगर देंगे जिसमें हिस्ट्री आती है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और इसके हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं बताऊँगा उनको अपने एक पन्ने में, रजिस्टर में कहीं नोट कर लीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है आप देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी ज्योग्राफी कराई है, ये हिस्ट्री की है, ठीक है। इसके बाद भी जो है कराते रहेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्विज़ मिलेगी, ठीक है। क्विज़ मतलब वहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, ये तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, चैप्टर भी बड़ा है। देखिए, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र राज्यों के केंद्र बन गए। मतलब पिछले जो इससे पहले वाला चैप्टर है उसमें बताया गया था कि जो कावेरी डेल्टा है वहाँ पे राज्य जो है केंद्र बन गए थे, बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र जो है। और आपने गौर किया होगा कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली हो, ठीक है। तो इससे पहले जो चैप्टर था वो, उसमें चैप्टर का नाम है नए राजा और उनका राज्य, ठीक है। उसमें चोल के बारे में दिया था, ठीक है, और राजाओं के बारे में, दक्षिण भारत में थोड़े से जो हैं वहाँ के बारे में दिया था। तो उसमें दिल्ली राजधानी नहीं थी। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पूछे कि दिल्ली इम्पोर्टेंट शहर कब बना, तो 12वीं शताब्दी में। इसको आप नोट कर लो, ठीक है, ये नोट करने लायक चीज़ है कि दिल्ली जो है वो महत्वपूर्ण शहर कब बना, तो 12वीं शताब्दी में। डायरेक्ट पूछ सकते हैं एनसीईआरटी से है सीटेट में कि दिल्ली सबसे इम्पोर्टेंट शहर, मतलब इम्पोर्टेंट शहर कब बना, 12वीं शताब्दी में। कह रहे तालिका 1 पर नज़र डालिए। अब देखिए, ये दिया हुआ है तालिका 1, ठीक है, तालिका 1 दिया हुआ है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये राजपूत वंश, यहीं से डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन आया था। कब? 2022 में। 2022 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पे एसएसटी के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन रखा था, और ये चारों लाइन से रखे हुए थे, तोमर, अनंगपाल चौहान और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, ये सारे वहीं पर थे। तो इनको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए या फिर नोट्स में लिख लीजिए, है ना। तो यहीं से क्वेश्चन फिर आ सकता है ये, क्योंकि आ चुका है सीटेट में, पूछा था उसमें ऐसे मिलान के लिए, मैचिंग वाला जैसे नहीं आता, तो मैचिंग वाला दिया था। तो ये चारों दिए थे और चारों की मैचिंग करानी थी। तो देखो अब इसमें हम लोग देखते क्या हैं। तोमर जो थे, तोमर, ये राजपूत वंश चल रहा है, ठीक है। तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 में थे। अनंगपाल जो है 1130 से 1145। चौहान जो थे वो 1165 से 1192, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, ठीक है।
फिर कह रहे हैं प्रारंभिक तुर्की शासक, प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290। देखिए अब इसमें क्या है, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड जो है 1206 से 1210, ठीक है। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है 1210 से 1236, रजिया जो है बहुत कम समय के लिए थी 36 से 40, गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से 1287। अब ये सारी चीज़ें क्या है, अब कभी कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे दे देंगे पूरा ये चारों और फिर इसको मैचिंग कराने के लिए, जैसे ये ऊपर वाला दिया था, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। तो कम से कम अगर जैसे इस तरह क्वेश्चन में कम से कम अगर दो पता होते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि मैचिंग वाले होते हैं उसमें एलिमिनेशन मेथड लग जाता है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिए। ये है इल्तुतमिश का मकबरा ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा है ये। और फिर है खिलजी वंश, खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिर इसके बाद आएगा सैयद वंश, सैयद वंश 1414 से 1451, और खिज्र खां, ठीक है, पहला है जो सैयद वंश है ये। फिर खिज्र खां इसमें पहला दिया हुआ है शासक, ये वंश है और ये शासक हैं, ठीक है। 1414 से 1421। फिर लोधी वंश, इसमें बहलोल लोधी है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही दिए भी हैं इसमें, ठीक है, बहलोल लोधी। और इसका है 1451 से 1489, ठीक है, 89। ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, ठीक है। तो एक बार गूगल करिएगा इसको, राय दरवाज़ा एक बार गूगल करिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं गूगल करके देखिएगा। आइए देखते हैं, तालिका एक पर नज़र डालनी थी, नज़र डाल लिया। पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तो कह रहे हैं पहले तोमर पहले तो किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। तो ये ध्यान रखिएगा, 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तो पूछें कि अगर तोमर को किसने पराजित किया, ठीक है, तोमर को आजमेर के जो है चौहानों ने परास्त किया। तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना, ठीक है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दिल्ली वाणिज्य का जो है एक महत्वपूर्ण केंद्र कब बना। तो ये ध्यान रखना कि तोमर और चौहान के समय में इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन थे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, देखो क्या इंपॉर्टेंट है, ये शब्द दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के, ठीक है, दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। तो पूछ सकता है कि दहली वाल क्या थे, दे देंगे सिक्के थे, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन दे देंगे पद था, ठीक है, कोई शहर था, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन दे देंगे, तो इसको नोट कर लीजिए कि दहली वाल क्या था, दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, मतलब ये सिक्का था जो काफ़ी प्रचलन में था, ठीक है। आगे देखिए, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 13वीं सदी के आरंभ में। इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों को पहचानें जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी, ठीक है। तो आप एक बार फिर से तालिका देख सकते हैं, ठीक है, जो पहले दिखाई बैक करके। फिर जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र एक को देखकर दिल्ली एक वहाँ सीरी और जहाँपना को पहचानिए। कह रहे हैं मानचित्र एक को, ये है सीरी, ठीक है। फिर है दिल्ली एक वुहान, और क्या है तीसरा? तीसरा है जहाँ पनाह। जहाँ पनाह कहाँ है इसमें? ये है जहाँ पनाह, ठीक है। तीनों है आसपास, ये सीरी हो गया, ये जहाँ पनाह हो गया, ये दिल्ली है कुहान हो गया, ठीक है। इस तालिका को जो है कायदे से जो है देख लीजिएगा, ठीक है, इंडेक्स को कायदे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब सरल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं है कि समझना। आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी।
कैसे? देखिए, मतलब कि दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बारे में जानकारी कैसे है? हालांकि अभिलेख अभिलेख सिक्कों, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फ़ारसी में लिखे गए थे। ठीक है। तारीख जो है एक वचन होता है, और यहाँ जो तावरीख होता है बहुवचन होता है। ये चीज़ दिया है, तारीख मतलब एक वचन, तावरीख मतलब बहुवचन। ठीक है। तो कह रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में कैसे पता चला। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पहले तो अभिलेख मिले, कुछ कुछ सिक्के मिले, स्थापत्य मतलब जो भवन निर्माण है कला, उससे मिला, और फिर इतिहास जो है लिखवाया जाता था उसमें। सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन में फारसी भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है। सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा में इतिहास लिखा जाता था, मतलब कुछ लोग होते थे जो लिखते थे। देखिए यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि पांडुलिपियों को तैयार करने के चरण, कागज़ तैयार करते थे, मतलब जो पांडुलिपियाँ होती ना उसमें लिखते थे राजाओं के बारे में कि उन्होंने लड़ाई जीती, या उन्होंने कोई मकबरा बनाया, या कुछ कोई बिल्डिंग बनाई, कोई दरवाज़ा बनाया, है ना, इस तरह की चीज़ें बनाते थे। तो उसको वो लोग लिखते थे। तो करते क्या थे, पांडुलिपि तैयार करने के चरण थे, कागज़ तैयार करते थे, लेखन कार्य करते थे, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग करते थे, जिल्द तैयार करते थे, जिल्द मतलब कवर तैयार करते थे। तो पांडुलिपि तैयार करने के 4 स्टेप होते थे, ध्यान रखना। तो इस सीटेट में दे देंगे कौन कौन से स्टेप होते थे। 1 2 3, 2 3 4, 4 3 1, है ना, 3 2 4, ऐसे करके दे देंगे 4 ऑप्शन। ये सॉरी चारों हैं तो यार चारों दे देंगे लास्ट में कि 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो आपको बताना होगा कि पांडुलिपि तैयार करने के कौन से चरण होते थे। तो कागज़ तैयार करना था, लेखन कार्य करना था, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर, ठीक है, सोने को पिघलाकर उसका उपयोग करते थे, जिल्द तैयार करना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्या क्या करते थे। आगे देखते हैं। तावरीख के लेखक सचिव तावरीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो तारीख के लेखक कौन कौन होते थे? सचिव हो सकते थे, प्रशासक हो सकते थे, कवि हो सकते थे, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो जो लेखक थे वो कौन, सचिव होते थे, या तो प्रशासक होते थे, या कवि होते थे, या दरबारी होते थे, और ये प्रशासन में जो है शासकों को सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, न्याय चक्र। ठीक है। देखिए 13वीं सदी के इतिहासकार फा के मुदब्बिर ने लिखा, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये क्या था, न्याय चक्र। मतलब कि राजा का काम किससे चलेगा, सैनिक से। सैनिक का काम कहाँ से चलेगा, वेतन से। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। ठीक है। और राजस्व किसान तभी दे पाएंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। और खुशहाल और प्रसन्न कैसे होंगे, जब राजा न्याय और ईमानदार होगा। ठीक है, न्याय संगत होगा और ईमानदार होगा। तो ये एक न्याय चक्र था कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो एक तरह से जो राजा है वो सैनिक पर डिपेंड है। सैनिक किस पे डिपेंड है, वेतन पर। अब वेतन किस पे डिपेंड है, वेतन डिपेंड है किसान पर। किसान किस पे डिपेंड है, खुशहाली पर। और खुश कैसे रहेंगे, अगर राजा न्याय संगत रहेगा। ठीक है। तो ये एक तरह से एक साइकिल बन रही है, तो उसी को बोल रहे हैं न्याय चक्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्याय चक्र क्या होता था, है ना। कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको क्या लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयुक्त शब्द है? बताइए, आप कमेंट में कर सकते हैं क्या सही है शब्द है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ये कुछ और बातें हैं, ध्यान में रखें। देखिए क्या क्या है। तावरीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते थे। तो जो तावरीख के लेखक थे वो ज़्यादातर कहाँ थे, शहरों में, मतलब नगरों में।
दूसरा है वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। मतलब कुल मिलाकर के तारीफ़ लिखते थे तो उनको इनाम मिलता था, इकराम मिलता था। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तीसरा पॉइंट है कि ये लोग अक्सर क्या है, शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है आपका, लिंग भेद पर आदर्श व्यवस्था समाज में बनाए रखने की सलाह देते थे, लेकिन इनकी सलाह जो है वो बहुत कम लोग मानते थे। तो ये तीन चीज़ें क्या कि पहली तारीख के लेखक नगरों में रहते थे, मतलब विशेषकर दिल्ली में। वे अपने इतिहास जो है सुल्तानों के लिए लिखते थे, और क्यों लिखते थे? इनाम पाने के लिए। तीसरा क्या है, वे शासक को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है। जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत मिला है। मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुलीन परिवार में पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसको शासन करने का अधिकार है। तो इस चीज़ से कुछ लोग जो है सहमत नहीं होते थे, और जो लेखक थे वो उनको जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाने की सलाह देते थे। किसको? राजाओं को। फिर है लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संरचना संबंधी अंतर, लिंग भेद। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, पुरुषों को स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता था। लिंग भेद यही होता था। ठीक है, और उसमें क्या है, शारीरिक संरचना में अंतर होता था और पुरुषों को स्त्रियों से श्रेष्ठ माना जाता था। फिर आगे देखिए, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। किसको? लेकिन वह फिर भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। कौन? मतलब कि जो ये है मिन्हाज ए सिराज। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो 1236 में जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, वो सिंहासन पर बैठी, और जो इतिहासकार है मिन्हाज ए सिराज, ये ध्यान रखना, इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज जो है ने स्वीकार किया वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है, सक्षम भी है, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा है। इतिहासकार ऐसा लिख रहा है कि फिर भी वो उसको रानी के रूप में एक शासक नहीं मान पा रहा है ना। और उसको क्या है 1240 में, 36 में बनी, 40 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया। ठीक है, अब ये एक तरह से दिमाग में कहीं से स्टीरियोटाइप बना है ना। अब जैसे पहले क्या दिमाग में ये था कि पुरुष जो है महिलाओं से श्रेष्ठ है, तो यही लिंग भेद का एक उदाहरण है कि एक महिला को शासक के रूप में देख नहीं पा रहे हैं वो लोग, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ है कि वो एक महिला को शासक के रूप में नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा शासक को क्या देखा है कि वो मेल है, ठीक है, पुरुष है, और महिला जो है वो, यहाँ पे क्या बताया गया कि महिला जो है मतलब पुरुष जो है महिला से श्रेष्ठ हैं। ठीक है, तो महिला से एक तरह से निम्न कोटि की मानेंगे, इसलिए जो है रजिया सुल्तान को वो लोग शासक नहीं मान सके। अब आगे देखिए, रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार, कि जो रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज जो है वो इतिहासकार है, वो क्या लिखता है। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। ठीक है, कौन लिख रहा है? ये मिन्हाज ए सिराज। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा, चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ऐसा
कौन लिख रहा है? मिनहाज ए सिराज। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ एक जो है रूढ़िवादी वाली चीज़ है ना। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए क्वेश्चन के फॉर्म में कि रजिया ने क्या अपने सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी, इनका टाइम पीरियड जो था वो, ये दक्षिण भारत की बात हो रही, आंध्र प्रदेश की, 1262 से 1289 के व्यवहार के लिए रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। मतलब उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर, अपना नाम क्या लिखवाया? पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की, रानी विद्या। ठीक है, तो ये 980 से 1003 तक उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं कि पहली चीज़ आपको ध्यान कर लेनी कि रजिया का टाइम क्या था। ठीक है, रजिया का 1236 से 40। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289। ठीक है, रुद्रम्मा देवी इनका जो है 1262 से, ठीक है, 1289, 89। ठीक है, फिर तीसरे जो इम्पोर्टेंट है रानी दिद्दा। ठीक है, रानी दिद्दा इनका क्या है? 980 से 1003। तो इन तीनों लोग का जो है टाइम पीरियड ध्यान रखना। कभी कभार क्या होगा, कभी मैचिंग के लिए दे सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब देखिए, कह रहे मानचित्र 2 है और शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख शहर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये देख लीजिए एक बार शहर कहाँ कहाँ कौन सा है। देखिए, ये काजकोट है, ये नंदाना है, ये लाहौर है, ये मुल्तान है, ये उच्च है। ठीक है, और ये कोहराम है। ठीक है, और ये तबर हिंद है, ये सुनाम है, ये सुरसुती है। ठीक है, ये दिल्ली यहाँ पर है, और ये सांभा मानक है, ये अजमेर है। ठीक है, ये ग्वालियर है, ये रणथंबोर है, ये बदायूं है, ये अवध है, ये बनारस है, ये लखनौती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मतलब कि कुल मिलाकर के थोड़ा सा अंदाज़ा रहे ना कौन कहाँ पे है ना। तो इधर एकदम सिंधु नदी वाला जो एरिया है इसके ऊपर का है काजकोट है। ठीक है, और ये मुल्तान है, ये मुल्तान है, इधर ये सिंधु नदी से बह, ये मुल्तान है, मतलब कि इसके नॉर्थ साइड में, और उच्च जो है दक्षिण में है ना। और जो लाहौर है, लाहौर वो है रावी नदी जा रही है, चेनाब है, इसके इधर जो बीच है रावी नदी की तरफ दक्षिण साइड में, मतलब रावी और एक तरह से इसके बीच में, चेनाब के बीच में, है ना। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। और दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, और आगे चलेंगे तो ये ग्वालियर जो है चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी है, और एक सहायक नदी है यमुना की, उसके बीच में है। ठीक है, ये रणथंबोर है। रणथंबोर कहाँ है? रणथंबोर चंबल नदी है उसके ऊपर साइड, है ना। जैसे चंबल नदी अगर ऐसे बनाई तो उसके ऊपर साइड आप इसे रणथंबोर बना सकते हो। और अवध जो है वो गोमती के बगल एकदम सटा के बना देना। ठीक है, और बनारस जो है वो दिख ही रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लखनऊ तो भी है ये। ठीक है, आगे चलकर इधर पश्चिम बंगाल की तरफ आ जाइएगा तो इधर आप जो है लखनऊती मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट शहर थे। अब देखिए आगे, 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन, मतलब रक्षक सैनिक की टुकड़ी के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। मतलब गैरिसन क्या होता था? रक्षक सैनिकों की टुकड़ी, मतलब एक ऐसा एरिया से नहीं, आजकल जिसको बोलते हैं छावनी टाइप की, है ना। गैरिसन शहरों की टुकड़ी निवास करने के लिए मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबद्ध
लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश। भीतरी प्रदेश क्या था? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करें, तो वो क्या था? भीतरी प्रदेश। तो इसको ध्यान रखिएगा, भीतरी प्रदेश क्या था? किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके, मतलब कोई शहर या बंदरगाह है तो उसके आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हो, तो मतलब ऐसी जगह जो शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करती हो, वो भीतरी प्रदेश थे। ठीक है, उनके नियंत्रण के बाहर थे। ठीक है, तो लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, है ना, उनके उनसे बाहर थे नियंत्रण के। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर, लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। तो उनको जो आवश्यक सामग्री थी उसके लिए तो व्यापार करते थे, ये तो टैक्स लेते थे, या फिर लूट मार करते थे। दिल्ली से सुदूर बंगाल के सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो दिल्ली से दूर जो है बंगाल और सिंध के जो गैरिसन शहर थे, ठीक है, उनका नियंत्रण काफ़ी कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। मतलब कि थोड़ा अगर मौसम ख़राब हुआ, है ना, या युद्ध हुआ, बगावत हुई, तो वहाँ पे जो कांटेक्ट था बहुत ही कम था और टूट जाता था एक तरह से। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बार बार चुनौती मिलती थी। किधर? सिंध वालों की तरफ कह रहे हैं। ठीक है, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सुल्तान बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने को बचाए हुए सॉरी सल्तनत सल्तनत बड़ी मुश्किल से अपने को बचाए हुई थी। इसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इस संस्थापना जो है गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सल्तनत की भीतरी सीमा जो थी, भीतरी सीमा में जो अभियान चले उनका एम क्या था, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्र जो है उनकी स्थिति मजबूत की जाए। तो मतलब कि जो भीतरी क्षेत्र थे उनकी स्थिति मजबूत की जाए। क्यों? क्योंकि भीतरी क्षेत्र से क्या मिलता था? भीतरी क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति होती थी। तो अगर भीतरी क्षेत्र मजबूत रहेगा तो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति हमेशा होती रहेगी। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। तो गंगा यमुना का दोआब जो है इसी वजह से साफ किया गया धीरे धीरे। ठीक है, और आगे शिकारी संग्राहकों तथा चारवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो मतलब कि शिकारी संग्राहक जो थे अब जंगल साफ़ कर रहे हैं और आसपास की फिर पूरी एरिया साफ़ कर रहे हैं, तो फिर वहाँ शिकारी संग्राहक जो थे जंगल के जो संसाधनों पर डिपेंडेंट थे उनको भी भगा दिया गया वहाँ से। ठीक है, वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। तो कृषि कार्य को एक तरह से प्रोत्साहन मिला। ठीक है, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बनाए बसाए गए। ज़मीन किसानों को दे दी गई कृषि कार्य के लिए और व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए क्या किए गए? किले बनाए गए। क्यों? व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की जो रीजनल ट्रेड था उसको बढ़ाने के लिए गैरिसन शहर बनाए गए और अन्य शहर बनाए गए। ठीक है, ताकि इस तरह क्या हो सके, व्यापार मार्ग बढ़ सके, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति हो सके। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दक्षिण भारत की तरफ सैनिक अभियान शुरू किया। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। मतलब शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। तो जब अभियान चलाया गया दक्षिण भारत की तरफ, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे हाथी हो गया, घोड़े हो गए, गुलाम हो गए, गुलाम मतलब इंसान तब बेचे खरीदे जाते थे, उनको गुलाम बोलते हैं, मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं
की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, है ना। पूछ रहे हैं किस सीमा तक कितना प्रभावी था। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है मैप में, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान। ये देखिए दिल्ली है, यहाँ पर दिखाया गया है, ये दिल्ली है। इधर गुजरात में, इधर चित्तौड़ में, इधर रणथंभौर में, यहाँ पर जो है सन लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या सन है। ठीक है, इधर से जो है बंगाल की तरफ वारंगल, ठीक है, काड़ा से फिर देवगिरी की तरफ, देवगिरी से फिर आगे इधर, फिर यहाँ से इधर ये वारंगल की तरफ। तो इसको देख लीजिएगा कि ये क्या है, कैसा कैसा अभियान है। ठीक है, सैनिक अभियान कैसे कैसे हुए थे। एक है तो गुजरात की तरफ, एक चित्तौड़ की तरफ, एक रणथंभौर की तरफ, एक देवगिरी की तरफ, ठीक है, एक फिर इधर वारंगल की तरफ, इधर से एक फिर देवगिरी से वारंगल की तरफ, ठीक है, एक कड़ा से जो है देवगिरी की तरफ, फिर इधर देवगिरी से फिर आगे द्वार समुद्र की ओर, फिर यहाँ से आगे तंजावुर। ठीक है, तो ये सारे अभियान थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो लगभग आधे घंटे क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, फिर इसके आगे वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम रखेंगे, लगभग 45 मिनट का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।